क्या आप थी? हाँ हम्म। आप थी वो जब मुझे आदित्य नहीं था। चारण्या कहाँ गई थी लास्ट लेक्चर? मैम मुझे पता ही नहीं था। मुझे मेरा प्रॉब्लम होता है, आई गेट लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई डोंट रियली नो कब लेक्चर होता है, कब चेंज हो जाता है टाइम। सो मैम आई गॉट अ कॉल एट अराउंड 12:45 कि there was a lecture at 10:45. So it's like 10:45 का लेक्चर मुझे अब why are you telling me? फिर मुझे पता चला मैम 10:45 नहीं, क्योंकि मेरा उधर सिग्नल अच्छा नहीं है, नॉर्मल फोन का सिग्नल। 10:45 नहीं, शी सेड 1:45, 1:45, 1:15 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट शी सेड। मुझे सुनाई नहीं दिया अच्छे से। सो आई सेड मैम कैसे करूंगी मैं, कैंसिल कर दो। सो मैम प्रमिला मैम कैंसिल इट। इसलिए आई हैव मिस्ड 3 classes till now. Once was it was because of मेरा पिकनिक था 15th को, 15th October, so I couldn't join. The one before that my exams were going on, and the previous one was because of this mishap that happened. आप लोग का बेटा पोर्शन काफी पीछे चल रहा है। पीछे मीन्स कि कभी एक आया कभी कोई नहीं आया, मतलब एक लेक्चर तो ऐसा है कि कोई नहीं आया था। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, नहीं तो ये आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा इधर से। बाकी स्कूल में तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ का अपना ध्यान दीजिए। चलो आज हम लोग करने वाले हैं, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले थे क्वेश्चन आंसर, है ना अनिका? अनिका यस मैम। यही लेक्चर यही चैप्टर किया था ना हम लोगों ने। अब कहाँ दूसरे से दुखी होने वाले, उसका क्वेश्चन आंसर। हाँ, उसका क्वेश्चन आंसर अभी करना है। शारण्या नोटबुक निकालो बेटा, क्वेश्चन आंसर करो, आपको समझ में आएगा। चैप्टर तो स्कूल में आपका हुआ होगा। जी मैम होगा डाउट चैप्टर। रहेगा, कुछ डाउट है तो डाउट सॉल्विंग अपना होता है, उसमें आप पूछ सकते हो बाद में कभी भी। और क्वेश्चन आंसर पहले आप कर लीजिए। ओके मैम। हाँ नोटबुक निकालिए बेटा। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इतना लंबा इसका नाम है इस चैप्टर का। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। ये आपके बुक में शायद नहीं होगा, टेक्स्ट जो आपका वॉल्यूम है। प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर 1। अब कहाँ दूसरे के से दुखी होने वाले। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले नामक पाठ का, नामक पाठ का प्रतिपाद्य, नामक पाठ का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए।
अनिका मैंने लिखाया तो नहीं था ये क्वेश्चन? नहीं मैम। ओके ठीक है बेटा लिखो। अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले नामक पाठ का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। इस बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आपको चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जैसा इसमें पूछा है अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों मतलब आप कहीं की कहानी, कोई भी कहानी सुना है, देखा है या पढ़ा है तो नहीं लिखना, आपको चैप्टर से रिलेटेड ही लिखना है, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, उसमें जो वर्ड्स हैं वही यूज करने आपको, और फिर अपने विचार जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखना रहेगा। वो सैंपल पेपर डिस्कस करने के टाइम मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। इसका आंसर लिखिए। इस पाठ का प्रतिपाद्य है, इस पाठ का प्रतिपाद्य है। अनिका क्वेश्चन हो गया? हाँ मैम। हाँ आंसर लिखो बेटा। इस पाठ का प्रतिपाद्य है डैश सभी प्राणियों, इस पाठ का प्रतिपाद्य है सभी प्राणियों, जो वर्ड डिफिकल्ट लगे पूछ लेना, निसंकोच, बिना किसी झिझक के, बिना किसी घबराहट के। इस पाठ का प्रतिपाद्य है डैश सभी प्राणियों, पशुओं, पक्षियों, प्राणियों, पशुओं, पक्षियों और पक्षियों, समुद्र और पक्षियों, समुद्र और पहाड़ आदि के पक्षियों, समुद्र और पहाड़ आदि के प्रति सम्मान का भाव, पहाड़ आदि के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना, सम्मान का भाव पैदा करना, पूर्ण विराम, सम्मान का भाव पैदा करना, पूर्ण विराम। लेखक चाहता है कि, लेखक चाहता है कि मानव स्वयं को, लेखक चाहता है कि मानव स्वयं को, लेखक चाहता है कि मानव स्वयं को सर्वोत्कृष्ट प्राणी, सर्वोत्कृष्ट ऐसा, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट प्राणी समझकर, मानव स्वयं को सर्वोत्कृष्ट प्राणी समझकर समुद्र, लेखक चाहता है कि मानव स्वयं को सर्वोत्कृष्ट प्राणी समझकर समुद्र, पहाड़, समुद्र, पहाड़, नदी आदि को, समुद्र, पहाड़, नदी आदि को अपने, नदी आदि को अपने भोग की सामग्री, नदी आदि को अपने भोग की सामग्री ना माने, नदी आदि को अपने भोग की सामग्री ना माने, पूर्ण विराम। नदी आदि को अपने भोग की सामग्री ना माने, पूर्ण विराम। इनका भी प्रकृति की, इनका भी प्रकृति की रचना में बराबर का, इनका भी प्रकृति की रचना में बराबर का योगदान है, इनका भी प्रकृति की रचना में बराबर का योगदान है। इनका भी प्रकृति की रचना में बराबर का योगदान है, पूर्ण विराम।
समझ में आ गया आंसर? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसा आंसर करना है। इसके बाद आप वॉल्यूम सबके पास है, वॉल्यूम लो, उसमें से मैम मैं हाँ बोलिए। मैम प्रतिपाद्य मीन्स समरी राइट? यस, तो मैम हमारा क्या बोलता है एग्जाम में क्वेश्चन आया था मनुष्यता का प्रतिपाद्य लिखिए मनुष्यता पर। हाँ मैम व्हाट आई डिड वाज इन द एग्जाम में सारे जो स्टैंजाज है एक एक करके आई एक्सप्लेन्ड एवरी स्टैंजा व्हाट इट हाँ मेंट इन ऑर्डर। मैम मेरा आंसर 2 पेज का था हाँ, उतना फॉर लिखने की 5 जरूरत नहीं मार्क्स। थी। मैम मुझे पूरा 5 मिला बट मुझे एग्जाम में इतना टाइम कैसे मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैम को समझा कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में उतना लेंथी आंसर लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे छोटे कैसे हाउ डू आई मेक इट स्मॉल फिर? उसको बेटा, आपके ये बुक है ना, वॉल्यूम है ना यूटी का, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, यूटी का वॉल्यूम है ना बेटा, उसमें वो दिया गया है, ठीक है। आप वहां से देखकर, वो लेंथी तो है उसका आंसर, बट इतना 2 पेज 1.5 पेज जो भी आप बोल रहे हो उतना नहीं है। उसमें से आपको बताना है कि मनुष्य को, इस पार्ट में क्या बताया गया है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, किस तरह के की मृत्यु को मृत्यु कहा गया है, और उसके बाद एग्जाम्पल किन किन का एग्जाम्पल। अब आपने क्या किया होगा कि हर इंसान, मतलब जितने भी उसमें थे सबका पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखा होगा, यस ये मैम। ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने इतना इतना एक लाइन कितना है, इन्होंने जैसे दधीच ने ये देवताओं की, उसके लिए उन्होंने अपने अपने, हड्डियां। हाँ अस्थिजाल यानी अपनी हड्डियों को दान में दे दिया, इतना हो गया। मतलब वो तरीके से लिखना, ऐसा आधा अधूरा ना, सेंटेंस आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन वो वन होना चाहिए, वन सेंटेंसेस भी होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आप पूरा वो डिस्क्राइब करो, हड्डियों को दिया, किसको दिया, या फिर उससे क्या क्या, पूरी कहानी नहीं लिखी। तो जितने नंबर का, 5 नंबर का था, तो 5 नंबर के लिए 1 पेज ही इनफ, 1 पेज बहुत है ना। तो उसमें आप 1.5 पेज का लिखने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर तो 1 पेज तो आपका आएगा, ठीक है। तो आपने करेक्ट लिखा, टीचर को समझा कि हाँ बच्चे को अच्छे से सब पता है, वो ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में इतना बड़ा मत लिखना, ठीक। तो आपको जब पूरा पता है तो आप ध्यान दो, ये कर्ण का नाम डालो, नाम सबका आना चाहिए, और फिर मेन जो है वो आपको लिखना है, ठीक। ठीक है इतना मैम। लेंथी मत करो बेटा, एग्जाम में हिंदी का पेपर वैसे भी लेंथी होता है ओके ना। मैम। आई गॉट 74 मैम। वेरी गुड आउट ऑफ 80। यस मैम। मेरे सब राइटिंग स्किल्स में मार्क्स 6 राइटिंग स्किल्स होते हैं उसमें सब मार्क्स चले गए। आई डोंट नो व्हाट मिस्टेक आई मेड। नहीं, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे, अभी आपका ये यूटी का मॉक टेस्ट होगा, स्कूल का भी बोर्ड होंगे, ये सब आप करते करते ना, जो गलतियां आपकी हो रही है ना, वो सब गलतियां भी कम हो जाएंगी, फिर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिस करना है लेकिन बेटा, अभी जो यस आपके मैम। जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आप प्रैक्टिस, मतलब राइटिंग, जैसे आपने बोला राइटिंग स्किल में मार्क्स गए, राइटिंग सेक्शन, तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, ये अनुच्छेद के प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर पत्र का हो गया, हो जाता है बेटा। अभी थोड़ा मार्क्स कट भी होते हैं, स्कूल में भी कट होते हैं, यूपी में भी कट होते हैं, तो अभी थोड़ा सा यहाँ से जगह नंबर कटते हैं, इसलिए कटते हैं कि बच्चा अपनी गलतियों को सुधारे। लेकिन बोर्ड में जो करेक्शन होता है थोड़ा लीनियंट होता है, तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना भी मत सोच लेगा मैम ने बोल दिया तो जाने को गलती होगी तो कोई नहीं, गलती होगी तो वहां भी मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा, हाँ पढ़ाई करते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऐसा कर्म करोगे तो ईश्वर भी साथ देता है, धोखा देने वालों को धोखा भी देता है, कौन धोखा दे रहा है, कौन ईमानदारी से कर रहा है, समझा है। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आपको ऐसा बता रही हूँ, तो ध्यान से प्रैक्टिस करो, सब अच्छा होगा। अभी अगर 74 है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे लिखिए। हाँ आप लोग ये इसमें निकालिए, वॉल्यूम में जो घ वाला है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। वॉल्यूम में, अनिका आपके पास भी वॉल्यूम है ना बेटा? हाँ मैम। हाँ, तो उसमें देखो लिखा है ना, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो एग्जाम में आशय स्पष्ट करने का किसी भी उसमें नहीं आता,
लेकिन उसी को क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे, फिर आपसे आंसर पूछा जाएगा। जैसा ये क्वेश्चन और भी बार बोर्ड में आ चुका है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। अब कहां दूसरे के गुस्से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन करके आता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अभी आप ये वाला लिख लो, ये वाला, और ये इसके बाद शेख हयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, फोर्थ वाला, ये दो आप लिख लीजिए, बाकी आप दोनों पढ़ लेना। मैं साथ लिखने को छापने को नहीं बोलूंगी, लेकिन ये प्रश्न आप लिख लो। तो आप देख कर लिखोगे या मैं डिक्टेट करूं? मैम डिक्टेट। चलेगा, चलो क्वेश्चन लिखो पहले। नेचर की सहन शक्ति नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में, बम्बई को अभी मुंबई हो गया है, तो मुंबई या बम्बई पाठ में दोनों ही शब्द लिखे हैं। मुंबई में देखने को मिला था। पाठ के आधार पर मिला था। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अनिका लिखिए आप क्वेश्चन। हाँ लिख लिया बेटा, चलो आंसर लिखो। नेचर अर्थात प्रकृति, नेचर अर्थात प्रकृति, कॉमा, नेचर अर्थात प्रकृति, कॉमा, यह परमात्मा की सुंदर रचना है। नेचर अर्थात प्रकृति, कॉमा, यह परमात्मा की सुंदर रचना है, पूर्ण विराम। यह परमात्मा की सुंदर रचना है, पूर्ण विराम। प्रकृति से छेड़छाड़, जो वर्ड डिफिकल्ट लगे पूछ लेना। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के, प्रकृति से छेड़छाड़ करने के भयावह नतीजे, प्रकृति से छेड़छाड़ करने के भयावह नतीजे भुगतने पड़ते हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के भयावह नतीजे, भयावह मतलब भयानक, भयावह नतीजे भुगतने पड़ते हैं, पूर्ण विराम। भयावह नतीजे भुगतने पड़ते हैं, पूर्ण विराम। समुद्र को पाटकर, समुद्र को पाटकर इमारतें बनाना, भुगतने पड़ते हैं, पूर्ण विराम। समुद्र को पाटकर इमारतें बनाना, कॉमा,
पाठ कर इमारतें बनाना, कॉमा, जंगलों की अंधाधुंध, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण, अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण या, अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण या प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण या प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, पर्यावरण या प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, पूर्ण विराम, पर्यावरण या प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, पूर्ण विराम। हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, पूर्ण विराम। हर चीज की एक सीमा होती है, पूर्ण विराम। सीमा पार कर जाने पर, हर चीज की एक सीमा होती है, पूर्ण विराम। सीमा पार कर जाने पर, हमेशा, सीमा पार कर जाने पर, हमेशा, सीमा पार कर जाने पर हमेशा बुरे परिणाम, सीमा पार कर जाने पर हमेशा बुरे परिणाम समक्ष आते हैं, सीमा पार कर जाने पर हमेशा बुरे परिणाम समक्ष आते हैं। समक्ष का मतलब क्या होता है? समक्ष, बुरे परिणाम समक्ष आते हैं मतलब क्या होगा? समक्ष की मीनिंग, मैम इंग्लिश में ऑफन, लाइक बार बार, लाइक नो नो नो, अधिक। अनिका आप बताओ, क्या मैम? समक्ष की मीनिंग बताओ। समक्ष मतलब समक्ष एक समान, ऐसा? समक्ष मतलब सामने, वो मेरे समक्ष खड़ा था, समक्ष मतलब सामने, ओ ठीक है। हाँ, बुरे परिणाम बार बार समक्ष आते हैं, मतलब बार बार बुरे परिणाम सामने आते हैं, समक्ष आते हैं, पूर्ण विराम। प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण, प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण, प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण आने वाली प्राकृतिक, प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण आने वाली प्राकृतिक विपदाएं, आने वाली प्राकृतिक विपदाएं इन्हीं बातों का परिणाम है। प्रकृति के छेड़छाड़ के कारण आने वाली प्राकृतिक विपदाएं इन्हीं बातों के परिणाम हैं, पूर्ण विराम, इन्हीं बातों के परिणाम हैं, पूर्ण विराम। ऐसा ही एक नमूना, ऐसा ही एक नमूना, ऐसा ही एक नमूना कुछ साल पहले, ऐसा ही एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में दिखाई दिया, ऐसा ही एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में दिखाई दिया, पूर्ण विराम, मुंबई में दिखाई दिया, पूर्ण विराम। तब आए भूकंप ने, तब आए भूकंप ने मुंबई वासियों को, तब आए भूकंप ने मुंबई वासियों को
इतना डरा दिया कि तब आए भूकंप ने मुंबई वासियों को इतना डरा दिया कि उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें पूजा स्थलों की शरण में डरा दिया कि उन्हें पूजा स्थलों की शरण में जाना पड़ा कि उन्हें पूजा स्थलों की शरण में जाना पड़ा। पूर्ण विराम। कि उन्हें पूजा स्थलों की शरण में जाना। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका मैं बोल रही थी फोर्थ वाला, ये होमवर्क के लिए टिक लगा लो। होमवर्क के लिए टिक लगा लीजिए इसमें। फिर ये आपका थर्ड जो है 50 to 60 वर्ड्स का थर्ड वाला, वो आप होमवर्क पे टिक लगाओ। और इसमें 25 to 30 वर्ड्स का लेखक ने, इसका फिफ्थ वाला, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया। इसमें होमवर्क के लिए टिक लगाइए। हो गए 1 2 3। अब बाकी के क्वेश्चन में और लिखा रही हूँ, अगर रहेगा तो मैं बाद में करवा दूंगी। अगर कुछ रहेगा तो मैं बाद में और लिखवाऊंगी, पहले और लिखना है बस। ये चैप्टर रीड किए हुए काफी समय हो गया आप लोगों को, लेकिन फिर भी ये बताओ थोड़ा सा याद होगा तो। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? अनिका आपको याद है? शरण्या आपने भी स्कूल में क्या पढ़ा है? मैम? जी मैम। हाँ, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? मैम लेखक के उसका मम्मी ने अंडा गलती से अंडा तोड़, एक अंडे को बचाने के लिए एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था, दूसरा अंडे को बचाने के लिए लेखक की मम्मी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ से भी दूसरा अंडा टूट गया। इसलिए कबूतर परेशानी से फड़फड़ा रहा था, और उसके कारण देख के लेखक की मम्मी को बहुत दुखी हुई, इसलिए वो पूरा दिन रोजा रखी। हाँ, देखो बेटा, ये आपका 2 तरह का क्वेश्चन आएगा। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया वैसा ही आंसर करना रहेगा। एक तो ये है फड़फड़ा रहे थे, उसमें वही है कि एक को कबूतर ने 2 अंडे दिए थे और अंडा बिल्ली ने उछलकर तोड़ दिया। दूसरा, बचाने के चक्कर में लेखक की माँ के हाथ से टूट गया, इसकी वजह से कबूतर फड़फड़ा रहे थे। ये आपका छोटा आंसर है। अगर उसमें कुछ और बढ़ाकर पूछा जाता है तो उसको लंबा आंसर करेंगे, नंबर के हिसाब से आपका आंसर होगा, उसमें ऊपर दिया रहता है कि इतने शब्दों में आपको ये आंसर करना है। दूसरा, आपने जो रोजा था उसमें थोड़ा सा डाला बेटा, उसके लिए एक अलग क्वेश्चन है, तो वो लिखा जाएगा। चलिए, तो ये आपको पता है, तो ये क्वेश्चन में नहीं कराऊंगी, दूसरा वाला मैं करा रही हूँ जो आपने रोजा का किया था, उसको लिखो बेटा। लेखक की माँ ने, थर्ड क्वेश्चन, लेखक की माँ ने पूरे दिन का लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? इसमें भी वो आएगा जो आपने मतलब वो पहला वाला है बिल्ली का और क्या माँ के यहाँ से टूट गया, वो दोनों ही आएगा और लास्ट में ये बताया जाएगा क्यों रखा। चलो आंसर लिखिए। लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? आंसर लिखिए। लेखक के मकान के, अनिका क्वेश्चन हो गया बेटा? हाँ मैम।
हाँ ठीक है, आंसर लिखिए। लेखक के मकान के दालान में, लेखक के मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। लेखक के मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, पूर्ण विराम। 2 रोशनदान थे, पूर्ण विराम। उसमें कबूतर ने अपना घोंसला, उसमें कबूतर ने अपना घोंसला बना लिया। उसमें कबूतर ने अपना घोंसला बना लिया, पूर्ण विराम। उसमें कबूतर ने अपना घोंसला बना लिया, पूर्ण विराम। एक बार बिल्ली ने उचक कर, एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से, एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया, पूर्ण विराम। 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया, पूर्ण विराम। दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में, एक अंडा तोड़ दिया, पूर्ण विराम। दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में, दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में लेखक की मां से टूट गया। दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में लेखक की मां से टूट गया, पूर्ण विराम। लेखक की मां से टूट गया, पूर्ण विराम। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, पूर्ण विराम। इस गुनाह को मुआफ कराने के लिए, इस गुनाह को मुआफ कराने के लिए, माफ होता है लेकिन ये थोड़ा सा उर्दू शब्द भी इसमें आ बेटा, मुआफ ऐसे लिखा जाएगा। इस गुनाह को मुआफ कराने के लिए लेखक की मां ने, मुआफ कराने के लिए लेखक की मां ने रोजा रखा। मुआफ कराने के लिए लेखक की मां ने रोजा रखा। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेरा डालने से आप क्या समझते? डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। डेरा डालना क्या होता है पता है? अनिका आपको याद है? अनिका, हाँ मैम। डेरा डालने का क्या मतलब है बेटा? डेरा डालने का मुझे मैम रहने की जगह होता है ना, लाइक व्यवस्था। हाँ रहने की जगह है, लेकिन ऐसे घर, आपका घर है तो उसको डेरा डालना थोड़ी बोलेगी बेटा। उन्होंने डेरा डाल दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने उधर घर बसा लिया बेसिकली। हाँ, घर बसाना मतलब अस्थायी रूप से, जो कि परमानेंट नहीं होता, आज यहाँ है कल वहां है, तो इस अस्थायी तरह रूप जो से। हम एक स्थान से स्थान पर, तो अस्थायी रूप से जो होता है उसको डेरा डालना बोला जाता है। जब हम कहीं अस्थायी रूप से रहते हैं, जैसा आपने देखा होगा अपने टेंट लगाकर लोग रहते हैं ना, टेंट में जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है डेरा डालना। उन्होंने वहां पर डेरा, अरे वो आपका चैप्टर है ना
अच्छा अभी वो नहीं पढ़ा आप लोगों ने, कारतूस चैप्टर है, अगर स्कूल में हुआ है तो कारतूस में है ये। अच्छा नहीं पढ़ा है, कारतूस में है। अंग्रेजों ने वहां पर डेरा डाला था, तो डेरा डालना मतलब अस्थायी रूप से कहीं बसना। आंसर लिखो इसका। डेरा डालने का अर्थ है, डेरा डालने का अर्थ है अस्थायी रूप से, डेरा डालने का अर्थ है अस्थायी रूप से, डेरा डालने का अर्थ है अस्थायी रूप से अपना आशियाना बसा लेना, अस्थायी रूप से अपना आशियाना बसा लेना, या आशियाना बसा लेना या रहने की व्यवस्था कर लेना, अपना आशियाना बसा लेना या रहने की व्यवस्था कर लेना। व्यवस्था कर लेना, कॉमा अर्थ नहीं, कॉमा नहीं रहेगा, अर्थात अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था कर लेना, अर्थात अस्थायी रूप से एक जगह पर, अर्थात अस्थायी रूप से एक जगह पर जमने को, एक जगह जमने को डेरा डालना कहते हैं, अर्थात अस्थायी रूप से एक जगह पर जमने को डेरा डालना कहते हैं, पूर्ण विराम। जो पक्षी नहीं जा सके, जो पक्षी नहीं जा सके उन्होंने, जो पक्षी नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां अपना डेरा डाल लिया है, जो पक्षी नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां अपना डेरा डाल लिया है, अर्थात यही घोंसला बनाकर रहते हैं, अर्थात यही घोंसला बनाकर रहते हैं। अर्थात यही घोंसला बनाकर रहते हैं। हो गया? अर्थात ये डेरा घोंसला बनाकर रहते हैं। अब देखो इसमें से ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन बदलावों को महसूस किया है, ये वाला भी होमवर्क के लिए टिक लगा रहा। काफी क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इसको करेंगे, इतना नहीं है। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ, वो आपके चैप्टर में है, लेकिन यहाँ आंसर में गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसाती, जलजले यानी भूकंप, सैलाब यानी बाढ़, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद एक लास्ट ये वाला क्वेश्चन और ध्यान दे दो, ओरली करना है। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चित्र देखकर एक भोजन छोड़कर क्यों खड़े हुए, ये वाला पढ़ा है ना चैप्टर में, क्यों खड़े हो गए थे? अनिका आप बताओ। शेख अयाज के पिताजी अपने बाजू पर काला चिमटा रेखा देखकर क्यों खड़े हुए? वे जब भी आए थे नहा के तालाब से तभी और वो तालाब से खाने नहीं को बेटा, बैठे थे। अनिका कहाँ से सॉरी, नहाकर आए? नहाकर कहाँ से आए थे शेख अयाज के पिताजी? कुएं के कुएं से नहाकर आए थे बेटा। हाँ, हाँ, आगे बताओ। तो जब भी वो आए और वो खाना खाने को बैठे थे, उन्होंने एक रेंगते हुए छोटे को अपने बाजू में देखा। तो उसके बाद वे उठे ये, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें उस रेंग
छोटे को उसके घर पे पहुंचा के वापस आना है, क्योंकि वो उन्हें नहाते वक्त लेके आ गए गलती से। उनको क्या लगा कि उन्होंने घर वाले को बेघर किया। घर मतलब जैसे कि हम लोग की फैमिली है उस तरह से हर जानवर पक्षी जो भी होते हैं उनकी अपनी एक फैमिली होती है। हम लोग को नहीं पता चलता लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने बेघर कर दिया, इसको इसके घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है, तो ये आप ध्यान देख लो। शेख हयाज के पिता बाजू ताला छूटा रेंगता देख खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, अतः उस बेघर को उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। ये याद ध्यान में रखना, लिखना नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लो, अभी का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बढ़ती हुई आबादी का, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर लिखिए। बढ़ती हुई आबादियों ने, आबादी का मतलब क्या होता है बेटा? पॉपुलेशन। यस, करेक्ट। ठीक है, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। पूर्ण विराम। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। पूर्ण विराम। पेड़ों को रास्ते से, पेड़ों को रास्ते से हटाया जाने लगा। पेड़ों को रास्ते से हटाया जाने लगा। पूर्ण विराम। पेड़ों को रास्ते से हटाया जाने लगा। पूर्ण विराम। फैलते हुए प्रदूषण के कारण, फैलते हुए प्रदूषण के कारण पक्षी, फैलते हुए प्रदूषण के कारण पक्षी बस्तियों से भागने लगे। फैलते हुए प्रदूषण के कारण पक्षी बस्तियों से भागने लगे। पूर्ण विराम। जो वर्ड डिफिकल्ट लगे बेटा पूछ लेना, गलत मत लिखना। फैलते हुए प्रदूषण के कारण पक्षी बस्तियों से भागने लगे। पूर्ण विराम। बारूद की विनाश लीलाओं से, बारूद की विनाश लीलाओं से, विनाश लीला एक ही रहेगा बेटा, विनाश लीलाओं से पर्यावरण, बारूद की विनाश लीलाओं से पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। बारूद की विनाश लीलाओं से पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पूर्ण विराम। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, कॉमा बेवक्त की बरसातें, अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, कॉमा जलजले, कॉमा सैलाब, जलजले कॉमा सैलाब, कॉमा तूफान और, कॉमा तूफान और नित नए रोग,
और नित नए रोग, यह सब पर्यावरण पर, और नित नए रोग, यह सब पर्यावरण पर पड़ने वाले, यह सब पर्यावरण पर पड़ने वाले आबादी के प्रभाव के कारण, पर्यावरण पर पड़ने वाले आबादी के प्रभाव के कारण सामने आ रहे हैं, आबादी के प्रभाव के कारण सामने आ रहे हैं, पूर्ण विराम। हो गया। अब इसके बाद बेटा ये है ना, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? आपको अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन में होमवर्क में ये टिक लगाया है? टू। नहीं, मुझे तो ज्यादा है बेटा। एक तो ये वाला था, शेख हयाज के पिताजी बोले इसका आशय स्पष्ट करने वाले के लिए मैंने बोला। ग्वालियर वाला, यही दोनों। हाँ, एक ग्वालियर वाला और एक इसका बोला था ना 50 to 60 का, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। ओह यस मैम, हाँ, ये हाँ वाला। टिक किया है होमवर्क में। हाँ, अब इसके बाद ये लेखक की पत्नी खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी वाला, मट्टी से मट्टी मिले, ये मट्टी से मट्टी मिले वाला कर लो, और लेखक की पत्नी वाला पढ़कर याद रखना, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले हैं। कुल 4 प्रश्न होमवर्क में दिया गया है, बाकी के जितने क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? चैप्टर तो समझ में आया अनिका आपको? शारन ने आपने स्कूल में पढ़ा था क्वेश्चन आंसर ये करके, क्लियर हुआ अच्छे से? जी मैम। पहला बेटा तो बाद में आप पूछ सकते हो। अब आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, सपनों के सेधे। वो भी नहीं हुआ है ना? आप लोगों का काफी कुछ करने का है अभी, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। सपनों के सेधे संचयन है सबके पास? जी मैम। कनिका, कनिका, अनिका बुक नहीं है पास में तो ले लो बेटा। और ओके। हाँ, सपनों के सेधे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसके जो लेखक हैं उन्होंने अपने इस पाठ का शीर्षक क्यों रखा है सपनों के सेधे, पता है? क्योंकि जो लेखक है उन्होंने इस कहानी को लिखा और क्या बताया कि जब वो बचपन में थे तो उन्होंने कैसे क्या क्या किया, उनके साथ क्या होता था, वो सब उन्होंने बताया है। तो वो बचपन के दिन को उन्होंने सपनों के से दिन करके लिखा है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक सपनों। अभी क्या होता है, जो हमारा समय बीत गया, आप बचपन में, जब बचपन में मतलब अभी भी बच्चे ही हो, लेकिन जब छोटे थे तो उस समय में जो काम आपने किया है, किसी को धक्का दिया, किसी को गिरा दिया, कुछ भी ऐसा, कुछ मस्ती किया, कहीं घूम कर आए, तो वो बातें जब आपको याद आती तो कैसी लगती है? सपनों जैसी, अरे वो वैसा हुआ था। तो इसलिए लेखक ने भी इस पाठ का नाम सपनों के से दिन रखा है। चलो अब कहाँ है पेज नंबर 20। हाँ, पेज नंबर 20। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है गुरदयाल जी। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि बचपन में वो क्या करते थे, कैसे करते थे, और उनके समय में पढ़ाई का क्या मतलब रहता था, कैसा। आपने चैप्टर किया है स्कूल में किसी ने? लेखक के बचपन में पढ़ाई का क्या था? बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाया जाता था क्या? जी मैम। और मैम आई हैव नॉट डन, ये मेरा एग्जाम में नहीं आया अभी तक, सो मैम आई जस्ट टॉट अस इट लाइक रिसेंटली। अब मुझे यही सिर्फ याद है पूरे चैप्टर में कि उनको पीटी बहुत अच्छा लगता था, और फिर बूट के जो टक टक आवाज है वो स्कूल इसी कारण आता था लेखक, और फिर वो मार्च पास लेफ्ट राइट उसको जनरल जैसा फीलिंग आता था। हाँ, ये उस और समय फिर में, हाँ बोलो। और फिर पीटी साहब प्रेमचंद जी बहुत कोमल हृदय के थे। प्रेमचंद नहीं है, प्रीतम चंद है। प्रीतम चंद, सॉरी। हाँ, प्रेमचंद नहीं, प्रीतम चंद है। पीटी प्रीतम टीचर का चंद। नाम था प्रीतम प्रीतम चंद। चंद, हाँ वो कोमल हृदय के थे, क्योंकि वो सख्त व्यवहार करते थे विद्यार्थियों के साथ, लेकिन वो अपने तोते के साथ बहुत प्यार से बात कर रहे थे, और वो द स्टूडेंट्स सॉ इट, और फिर ये तो कोमल हृदय के आप।
यही याद है मुझे मैम, आउट ऑफ द फुल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से अभी और इसको और अच्छे से पढ़ना है। पहले के समय में जो पेरेंट होते थे वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं करते थे, नहीं पढ़ना है। अभी क्या है, अभी के पेरेंट्स अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छे क्लासेस में डालना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दो कि और अच्छे से पढ़े। बच्चा पढ़ नहीं रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, उसके लिए भी वो काउंसलिंग कराते हैं। मतलब ऐसा सब अभी के पेरेंट्स का रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। इस पाठ के अनुसार लेखक ने बताया है कि पहले के समय में जिस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो पढ़ना चाहता है पढ़े, जिसका मन नहीं है वो अपना बैग तालाब में फेंक कर आ जाता था, तो उसके पेरेंट्स बोलने नहीं जाते थे कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा उस समय का समय था। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें एक एक चीज आएगी, फिर मैं आपको बताती जाऊंगी। अनिका, आपके स्कूल में हुआ है? नहीं मैम। अच्छा, चलो आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो आप भी ध्यान दीजिए, शायद ने आप भी ध्यान दीजिए। सपनों के से दिन, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। यहाँ पर मेरे साथ मतलब कौन बोल रहा है, लेखक बोल रहे हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटन वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर, अब यहाँ पर पहले के अभी तो क्या है, बच्चों के पास इतने ड्रेस होते हैं तो फिर भी उनको समझ नहीं आता क्या पहनना है। लेकिन पहले इतना नहीं था, पहले बच्चों के पास गिने चुने एक दो कपड़े होते थे। कहीं उनको आना जाना होता था तो अपने भाई बहन ऐसा आपस में शेयर करके फिर पहनते थे। मतलब इतनी ज्यादा बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त थी जो अभी मिल रही है। तो वही उन्होंने बताया लेखक ने कि पहले के समय में लगभग बच्चे सारे एक जैसे होते थे, उनके फटे पुराने कपड़े होते थे। कुछ फटे से मतलब एक कपड़ा पहन लिया, अंडरगारमेंट नीचे का पहना, छोटे बच्चों की बात होगी, बहुत पहन लिया और ऐसे घूम रहे हैं। कहीं से शर्ट फटी है, कहीं से कुछ है, और वैसे ही वो खेलते थे। और कहीं अगर अभी खेलने के लिए तो बच्चों के पास इतने खिलौने हैं, पहले खेलने का क्या साधन हुआ करता था, कहीं कुछ लकड़ी रखी हुई है, बच्चे उस पर चढ़कर उससे कूदते थे। कहीं ये दीवार है, उस पर बैठकर गाड़ी गाड़ी करते खेलते थे। मतलब अलग अलग खेल, मिट्टी से खेलते थे, अलग उनके खेल होते थे। तो इस तरह से पाठ में बताया गया है। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कहीं तो जाने कहां कहां चोट खा लेते। और पहले से ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। मतलब एक तो वो पहले से ही फटे रहते थे, और अगर लकड़ी से कूदेंगे तो क्या होगा, लकड़ी फंसेगी कहीं तो और फट जाएगा कपड़ा। तो इस तरह से कपड़े तार तार होना मतलब बुरी तरह फट जाना, वो फट जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। अभी के बच्चों को चोट लगती है, बच्चा गिरकर आया, रोता हुआ आया, माँ उसको प्यार से क्या हुआ दवा लगाई या प्यार किया, अच्छे से उसको क्या अच्छा खाने का चाहिए वो किया, मतलब खुश हो जाए। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, अभी भी है, पहला ऐसा कुछ नहीं, कोई भी चीज 100% नहीं होती। पहले भी ऐसे पेरेंट थे, अभी भी है मारने वाले। तो जब वो ऐसा धूल लगाकर और चोट खाकर आते थे तो उनकी जो मम्मी और बड़ी बहन होती थी पहले दो चार जमा देती थी, फिर कुछ वो बात करती थी। तो इस तरह से उनकी माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, गुस्सैल मतलब गुस्से वाले थे। पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहां बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते। लेखक ने क्या बोला कि इतना सब होने के बाद भी, मतलब बच्चा गिरा, चोट लगी, घर में आया, मार खाया, कुछ के फादर तो इतने ज्यादा होते थे कि इतना मारते थे कि उनको ये भी नहीं फर्क पड़ता था बच्चे को कहाँ चोट लग रही है और कहाँ से खून निकल रहा है। इतना सब होने के बाद भी बच्चे दूसरे दिन खेलने चले आते थे। तो उसके लिए लेखक ने लिखा कि वो मुझे कब समझ में आया, जब मैं अध्यापक की ट्रेनिंग कर रहा था बाल मनोविज्ञान पढ़ने के टाइम।
बेटा ये आप कोई भी टीचर की ट्रेनिंग के समय में उसको क्या पढ़ाया जाता है, बाल मनोविज्ञान, बच्चों की मेंटलिटी, मतलब बच्चों की सोच, उसका मन, उसके मन की स्थिति, ये पढ़ाया जाता है। तो वही लेखक ने बताया कि वो पढ़ने के समय मुझे समझ में आया। यहाँ तक क्लियर? अनिका आपको? हाँ। ओके, आगे देखिए। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते। ये लेखक ऐसा बता रहे हैं। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही जुड़ी गली में रहने वाले लोगों के हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। मतलब जो आसपास में सब रहते थे, लगभग सबके स्वभाव, नेचर सब कुछ मिलता जुलता था। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये आढ़तिये। अब ये परचूनिये क्या होते हैं? परचूनिये का मतलब क्या होता है, किसको पता है? परचूनिये मतलब समझ में आ रहा बेटा? ग्रोसरी शॉप वाले होते हैं ना, ग्रोसरी शॉप, उसपे क्या, उसपे वो आटा चावल दाल ये सारा कुछ मिलता है, उसको परचून की दुकान बोलते हैं। और आढ़तिये मतलब जहां पर ये लकड़ी वकड़ी बेची जाती थी उसको मतलब वो लोग जो वेट करते हैं उनको आढ़तिया बोला जाता है। तो यहाँ इसलिए बताया गया कि ये सब दुकान पर जो रहते हैं उनको क्या आना चाहिए, प्लस माइनस जोड़ घटाना, पैसे का हिसाब रखना तो आना ही चाहिए ना। तो इस तरह से बताया गया कि वो लोग भी नहीं पढ़ने जाते थे जो यहाँ पर मतलब काम करने वाले थे। आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी, और अगर कभी कोई टीचर पेरेंट्स को मिल गया बोला कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, तो वो उसको उल्टा क्या जवाब देते थे कि कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी, हमने क्या इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? तहसीलदार का मतलब है कि क्या इसे गवर्नमेंट का अधिकारी बनाना है, सरकारी ऑफिसर बनाना है? थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पड़वाकर, ये क्या है, ये पंजाबी प्राचीन लिपि है, पढ़वाकर दुकान की बहियां लिखने लगा लेंगे। बहियां का मतलब होता है खाता, ठीक है, हिसाब किताब। अभी तक अलिफ बे जीम भी सीख नहीं पाया। अभी क्या, ये उर्दू शब्द है, जैसे ABCD बस क ख ग ये सब होता है, उसी तरह से उर्दू में अलिफ बे जे जीम भी सीख नहीं पाया। आगे देखिए, हम अब लेखक आगे क्या बता रहे हैं। हमारे आधे से भी साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर, ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आता है, मतलब कुछ ऐसा पूछ लिया तो ध्यान रखना कि उनके दोस्त कहाँ से आए थे। मम्मी क्वेश्चन आंसर में है कि है क्या? यस मम्मी है, मुझे याद है कि क्वेश्चन आंसर में है, राजस्थान हरियाणा। हाँ, तो वही याद रखना। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझते थे। वैसे तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन खेलने के समय सारी भाषा सबको समझ में आने लगती थी। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार खेलन दे दिन चार, जैसे लोग बोलते हैं ना बच्चों को 4 दिन खेल लेने दो, अभी तो बचपना है, तो उसके लिए लेखक ने लिखा है कि ये सब लोकोक्ति अनुसार खेलन दे दिन चार कैसे कब बीत गए, हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। मतलब जितने भी बच्चे लेखक के साथ में थे, उनके दोस्त थे, वो लोग क्लास में बैठकर पढ़ने को क्या समझते थे, जैसे उनको कैद कर दिया गया। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी काम कराने लगे। अब कुछ बच्चे क्या थे कि उनके पेरेंट्स ऐसा जो छोटा मोटा व्यवसाय करते थे उनके साथ वो काम करने लगे। बचपन में घास अधिक हरी। अब यहाँ तक समझ में आया था? आगे
बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, क्योंकि वो नई नई रहती है। मतलब बचपने में जो चीज हम देखते हैं वो हमें हमारे लिए आश्चर्य वाली चीज होती है। तो वही लेखक ने लिखा कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा। जैसा बचपन में हमने सोचा समझा वैसे ही होगा, इसलिए वो याद है। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे। अलियार मतलब गलियारा। अभी का क्या गलियारा मतलब ऐसा बंद नहीं, अभी क्या जो स्कूल है वो उसके अंदर होता है ना, क्या बोलते हैं, बाउंड्री के अंदर होता है स्कूल। स्कूल का गेट होगा, फिर चारों तरफ से बंद। पहले के समय में चारों तरफ से बाउंड्री नहीं होती थी, स्कूल ऐसा खुला हुआ होता था और उसमें से जो रास्ता होता था स्कूल में जाने का, उसके दोनों तरफ पेड़ और छोटे छोटे पौधे यानी झाड़ लगाए हुए रहते थे। तो वही यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते। डंडिया मतलब वो रास्ते को डंडिया कहते थे, डंडिया कहा करते। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल की भी कई तरह के उगाए जाते थे। अभी भी स्कूल में अभी तो गमले में लगाते हैं, क्योंकि जगह तो है नहीं कि क्यारी बनाकर फूल लगाएंगे, तो अभी गमले में रखते हैं। लेकिन पहले स्कूल के आसपास वो ऐसी जमीन होती थी, उसमें छोटी छोटी क्यारी बनाते थे और उसमें अलग अलग फूल लगाए जाते थे। तो वही है इसमें कि उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी मतलब चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। अभी फूल लगाया जाता तो लिखा रहता ना, तोड़ना मना है। तो इस तरह से पहले भी होता था, अगर बोल दिया जाए ठीक है कोई भी बच्चा तोड़ सकता है, तो फूल तो एक ही दिन में गायब हो जाएगा, सारे बच्चे तोड़ लेंगे। तो इस तरह से कभी कभी ये लोग तोड़ लेते थे, लेखक ने ऐसा लिखा। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूख कर फिर क्या किया करते। अब लेखक ने क्या कहा कि कभी कभी तोड़ तो लेते थे छिपाकर, लेकिन उसके बाद उसका क्या करते थे वो मुझे याद नहीं आ रहा। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते मतलब खा लेते थे। लेखक ने क्या लिखा कि पता नहीं वो फूल को पॉकेट में डाल लेते थे, माँ कपड़े धोने के टाइम निकाल कर फेंकती थी, या हम ही उसको बाहर निकलते समय उसको बकरी की मेमनी की तरह यानी बकरी के छोटे बच्चों की तरह उसको खा लेते थे। यहाँ तक समझ में आया अनिका? हाँ मैम। शालिनी आपको? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो, अगली श्रेणी मतलब अगली श्रेणी मतलब अगली क्लास। हाँ, श्रेणी मतलब कक्षा। ठीक है, जब अगली कक्षा में जाते, अगली श्रेणी में जाते, दाखिल होते तो बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते। मतलब बच्चों को होता है ना, अरे तो मैं 7th में जा रहा हूँ, तो मैं बड़ा हो रहा हूँ, फिर 8th में जा रहा हूँ, 9th में, तो वो एक अलग खुशी होती है। तो लेखक ने बताया वो खुशी तो होती है मैं सयाना हो रहा हूँ, मतलब बड़ा हो रहा हूँ, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बास आती। बास का मतलब होता है महक, वो सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है। पास आते कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। अब आज पढ़ने की तो खुशी थी, लेकिन थोड़ा सा दुख भी होता था कि जो पहले के दूसरे पिछली क्लास में टीचर्स पढ़ाए थे वही फिर पढ़ाएंगे तो फिर डांट पड़ेगी, ऐसा सोचकर
भी होता था। शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। अभी क्या होता है, जब समर वेकेशन होता है तो क्या होता है, होमवर्क मिलता है ना, हॉलीडे होमवर्क मिलता है, तो छुट्टी होते ही नेक्स्ट डे से तो शुरू कर देते हैं होमवर्क करना। क्या करते हैं, पहले तो एंजॉय करेंगे, अभी तो छुट्टी हुई है। यस मैम। मैम अभी स्कूल ओपनिंग करने के एक हफ्ते पहले आई विल स्टार्ट, और एक दिन भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो वही सेम बच्चों की तो स्टोरी सेम रहेगी, पहले के बच्चे अभी के बच्चे या कोई भी हो, तो वो क्या करते, जब छुट्टी होती तो फिर तो छुट्टी मिली है, एंजॉय करना है, तो थोड़े दिन तो नानी के पास जाना है ना, थोड़े दिन यहाँ घूमना, वो करना, दोस्त फ्रेंड्स के साथ खेलना, ये सारा कुछ स्टार्टिंग में होता है। लेकिन जब 15 दिन खेलने के बाद फिर याद आता है, अरे होमवर्क में तो बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पर लेखक ने भी लिखी है। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह है छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क। यानी छुट्टी होती है स्टार्टिंग में तो कैसा दिन होता है, कितना खुशी का, और जब छुट्टी खत्म होने वाली होती है उस समय कैसा एहसास होता है, वो सब बताया गया है। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेलकूद हुआ करती। हर साल भी माँ के साथ ननिहाल चले जाते, वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। ये लेखक लिख रहे हैं। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। अब ये कौन है, पोता कौन होता है और ये कौन है? पोता कौन होता है बेटा? ग्रैंडसन। हाँ, ग्रैंडसन होता है, लेकिन जो बेटे का बेटा होता है वो पोता होता है, जो बेटी का बेटा होता है वो उसको नाती, नाती पोता ऐसा हिंदी में बोला जाता है। ग्रैंडसन इंग्लिश में तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन हिंदी में अलग अलग होता है। तो वो अपने बेटे के बेटों को यानी बच्चों को सिखाती थी, यानी वो अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। समझ में आ रहा है यहाँ तक ना, कि उन्होंने क्या बताया कि नानी के वहां जाते, वहां भी दोपहर तक तालाब में रहते, आते तो नानी से कुछ भी मांग कर खाते, मस्ती करते। नानी इन लोगों को प्यार भी करती थी क्योंकि कम खाते थे और कम बोलते थे, इसके लिए अपने पोतों को भी ऐसा करने को बोलती थी। और अगर कभी नानी के उधर नहीं जा पाते तो ये अपने गांव के तालाब में ही जाकर पानी में कूद जाते और वहां पर जो रेत थी उस पर जाकर के उसमें लेट जाते, रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। अब बॉडी जब तालाब में कूदते तो पूरी बॉडी गीली हो जाती, फिर आते रेत में वो लगा लेते पूरा रेत, तो चिपक जाता और फिर तालाब में ही चले जाते। मतलब क्या हो कर रहे थे, इस तरह से पानी को गंदा कर रहे थे। लेकिन इसी को तो बचपना कहते हैं। अभी उन लोगों के पास मोबाइल नहीं था, अभी खेलने का साधन क्या है, सब कुछ है, आउटडोर इंडोर सारे गेम्स होते हैं। लेकिन वो सारा साइड में रखकर बच्चे क्या मोबाइल खेल रहे हैं। तो पहले के समय में तो ना खेलने का भी साधन बच्चों को नहीं था, तो उनका यही खेलने का तरीका था। उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक, परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या तो पकड़कर बाहर आने को की सलाह देते।
जब वो पानी में चले जाते हैं तो आपको पता है बेटा गर्मी में बफेलो जो होती है, भैंस जो होती है, वो भी पानी में जाती है क्योंकि उनको बहुत गर्मी लगती है, और वो तालाब था तो तालाब में तो जाती ही थी। तो जब कोई ज्यादा गहरे पानी में चला जाता था तो बाकी जो बच्चे बाहर होते थे वो उनको बोलते थे कि उस भैंस की पूंछ पकड़ लो, तुम मतलब पूंछ होता है, उसकी पूंछ पकड़ लो या उसकी सींग पकड़कर बाहर आ जाओ। उन्हें ढांढस बंधाते। ढांढस बंधाना क्या है? मुहावरा है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जितने भी मुहावरे हैं हर चैप्टर में वो ध्यान से पढ़ लो। ढांढस बनाना मतलब हिम्मत देना। कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। यहाँ तक क्लियर? अनिका आपको भी? अनिका हाँ मैम। ओके, आगे देखिए। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। अभी स्टार्टिंग में तो खूब एंजॉय किया, लेकिन जब छुट्टी बीत गई, काफी कुछ बीतने लगी, तो अभी याद आता था होमवर्क। फिर छुट्टियां बीतने लगी तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। हिसाब मतलब मैथ्स के टीचर जो थे वो 200 से कम सवाल समझ नहीं देते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का एक महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। अब किस चीज का डर था कि अब तो छुट्टी खत्म होती जा रही है, अब तो काम नहीं होगा, होमवर्क नहीं होगा, तो स्कूल में तो टीचर फिर अच्छे से क्या करेगा? पिटाई करेगा। ये डर बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। जब किसी चीज का इंतजार होता है कि अरे अब तो कर लेंगे तो फटाफट से निकल जाता है। इस तरह से छुट्टियां लगती थी कि दिन छोटा हो रहा है, छुट्टी जल्दी बीतने लगी। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता है। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते। सहपाठी मतलब हम दोस्त या पार्टनर। क्लासमेट्स। मैम सहपाठी दोस्त नहीं। नहीं, सहपाठी का मतलब दोस्त भी हो सकता है। सहपाठी का मतलब है साथ में पढ़ने वाले। दोस्त तो बाहर के भी हो सकते हैं ना। मैम लेकिन सहेली, सॉरी, वो सहेली है। सहेली और सहपाठी, सहेली मतलब वो दोस्त होता है ना। किसी को फ्रेंड को ही दोस्त और सहेली बोला जाता है। गर्ल्स बॉयज का अगर अलग करेंगे तो, वैसे तो आजकल सब दोस्त बोलते हैं। और सहपाठी मतलब, और दोस्त तो कोई भी हो सकता है, हमारा जो पड़ोसी है वो भी हमारा दोस्त है, लेकिन सहपाठी मतलब जो साथ में पढ़ता है। ठीक है, तो हमारे कितने सहपाठी ऐसे भी होते हैं जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। अभी भी कुछ बच्चे होते हैं ना, अरे जाने दो, नहीं किया होमवर्क तो क्या होता है, टीचर एक दिन मान ही तो लेगा। ऐसे भी बच्चे होते हैं। और नहीं तो और भी चालाक होते हैं, बोलेंगे स्टार्टिंग के 2-4 दिन स्कूल नहीं जाएंगे, एक दिन जाएंगे, टीचर ने अगर बोल दिया तो 2 दिन फिर नहीं जाएंगे। ऐसा करके फिर निकल गया, फिर टीचर को कहाँ तक याद रहेगा। बच्चों के पास बहुत दिमाग होता है। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि मतलब उनको लगा कि छुट्टियां बीतने लगी, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिटाई को ज्यादा सस्ता समझते थे होमवर्क करने के बजाय। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते। अब लेखक ने कहा कि मैं जो कि पिटाई से डरता था, डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। अभी मैं डर, लेखक बता रहे कि मैं पिटाई से डरता था लेकिन फिर भी मैं उन बहादुर बच्चों की तरह सोचने लगता। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। ओमा कौन है? नाम है। ओमा एक बच्चे का नाम। यहाँ तक क्लियर? अनिका, चारण्या, क्लियर?
ओके बेटा, यस मैम। हम ओके बेटा, हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियां, मारपीट का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग। हांडी जितना बड़ा सिर, हांडी मतलब वो मिट्टी का होता है ना, और तो उसके बराबर सिर, उसके ठिकने 4 बालिश के शरीर पर ऐसा लगता। बालिश का मतलब क्या होता है? हैंड स्पैम होता है ना, ऐसा इसको बालिश बोलते हैं। तो ये ऐसा करके यहाँ तक आएगा, तो कहने का मतलब था कि इतना ही उसकी हाइट थी। उसके ठिकने 4 बालिश के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। मतलब उसके फेस का तो एकदम ऐसा वैसा कर दिया इसमें लेखक ने। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं, सिर से किया करता। क्यों किया करता? क्योंकि उसका सिर ही इतना बड़ा था कि वो सिर से ही, और हाइट तो थी, वो सिर से ही लड़ाई करता था। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। अभी क्या, वो भारी सा सिर लेकर अब किसी छोटा था, तो जब वो अपना सिर लेकर आता तो किसी की या तो पेट पर जाएगा या तो यहाँ चेस्ट पर जाएगा, और तेजी से धक्का मारता था तो इंसान को चोट, मतलब और बच्चों को चोट लग जाती थी। पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। रेल का वो देखा आपने, कोयले से जो इंजन चलता था, आप लोगों ने देखा है? हाँ, अभी तो वो प्रदर्शनी में मतलब ऐसा देखने की चीज हो गई है। अभी तो ऐसे आपको लाइन पर नहीं दिखेगी। तो वो उसकी तरह, वो काला सा मोटा मोटा आगे से होता था, तो वही उन्होंने कहा कि वो उसकी तरह लगता था। हमारा स्कूल, अब लेखक आगे बताते हैं। पहले अभी ओमा के बारे में बताने के बाद अब अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं, मेरा स्कूल कैसा था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति। आपके बुक में आप देख सकते हो कि अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति, एच मतलब दोनों साइड से इधर इधर और बीच से ये रास्ता करके ऐसा बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लड़की रहती। स्कूल की प्रेयर के समय, असेंबली में प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। लाइन में कैसे खड़े करते हैं? हाइट वाइज खड़े करते हैं ना, प्रॉपर डिस्टेंस लेकर असेंबली में। तो उस तरह से वो बच्चों को देखते थे तो खुश हो जाते थे। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। अभी पीटी टीचर जो प्रीतम चंद थे, अगर वो बच्चों को जरा भी इधर उधर देखते थे तो वो डांटते थे और कुर्सी से बच्चों को मारते थे। इसलिए बच्चे आगे और सबसे पीछे वाले बच्चे का ध्यान रखकर लाइन बनाते थे। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे। पीटी टीचर को यहाँ पर सिर्फ पीटी बोला गया है, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। खाल खींचना मतलब किसी को इतना मारना कि उसकी चमड़ी निकले, तो उस तरह से उस चीज को वो करके प्रत्यक्ष मतलब सामने ही करके दिखा देते थे।
यहाँ तक क्लियर? अनिता, शारण्या, ठीक है, आगे देखिए। हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। अब ये प्रीतम चंद कैसे थे कि बच्चों को मारते थे, खाल खींचने जैसा वो काम करते थे अगर बच्चा जरा भी गलत की तरफ लाइन से नहीं है तो। लेकिन हेडमास्टर जो है वो बहुत ही नरम, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते। तो मेरे जैसे सबसे कमजोर, अब लेखक क्या बता रहे हैं कि लेखक यानी कि वो कमजोर थे, तो वही लेखक बताते हैं कि यानी मेरे जैसे कमजोर बच्चे, कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। मतलब उसके मारने से चोट नहीं लगती थी, उल्टा हाथ करके मारने से चोट नहीं लगती थी, तो जो कमजोर बच्चे हैं वो भी हंसने लगते थे। वह चपत तो जैसे हमें भाई तीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आया करती। मतलब उस समय में 1 पैसे में 2 पापड़ी नमकीन ऐसी मिलती। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहां खुशी से भागे जाए। लेखक बता रहे हैं कि इतना सब है फिर भी स्कूल ऐसी जगह नहीं जहाँ की हाँ उतावले हो जाए कि हाँ स्कूल जाना है और खुशी से भागते जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक, मतलब क्लास 1 से लेकर 4th तक, केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। अब लेखक ने क्या बताया कि वैसे तो 1 से लेकर 4th श्रेणी तक सारे बच्चे रोते जाते थे कुछ को छोड़कर, लेकिन इन सब के बीच भी कभी ऐसा समय आया जब स्कूल जाना उनको थोड़ा सही लगने लगा। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते, अब वो कौन सा समय था जब उनको स्कूल जाना अच्छा लगता था? जब उनको स्काउटिंग का अभ्यास कराया जाता था उस समय। उस समय में भी क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि इन लोगों को ये पॉलिश किए हुए बूट, प्रेस की हुई वर्दी और वो 2 रंगे रुमाल और लेफ्ट राइट जब कराया जाता था तो ऐसे समय में लेखक और उनके दोस्तों को क्या लगता था जैसे वो फौज में भर्ती हो गए हैं, वो एक फौजी जवान है, ऐसा उनको महसूस होता था, इसलिए उनको स्कूल जाना अच्छा लगता था। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते इसमें पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगी रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। मतलब जब कोई भी बच्चा कोई गलती नहीं करता था तो खुश होकर शाबाशी देते थे, शाबाश बोलते थे और फिर से लेफ्ट राइट यानी मार्च पास कराने लगते। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हो। अब बेटा अगर डेली कोई किसी तारीफ करता है तो वो उतना असरदार नहीं होता है, लेकिन अगर कोई डेली आपकी कमी निकाल रहा है और किसी एक दिन आपकी तारीफ करता है तो आपके लिए आश्चर्य की बात हो जाती है और खुशी मिलती है कि अच्छा आज मैंने बहुत अच्छा काम किया क्या जो मुझे ऐसा बोला गया। उसी तरह से यहाँ पर जब ये पीटी मास्टर यानी प्रीतम चंद जब भी बच्चों को शाबाश बोलते थे तो वो सब बच्चों के लिए बहुत खुशी का पल होता था, बहुत अच्छा लगता था। उनके इस क्लास में मतलब उनको किसी भी सब्जेक्ट में हर पेज पर जितना गुड मिलता था वो उससे कहीं ज्यादा उनको एक शाबाश बोलने पर उनको खुशी होती थी गुणों से ज्यादा। यहाँ पर वो लिखा है, ध्यान से देखिए,
उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगी जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुडो, गुडो मतलब गुड मिलता है ना, GOOD वाला गुड, तो गुडो यानी गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। जो साल भर में टीचर ने उनकी पेज पर गुड गुड दिया है, उससे वो कहीं ज्यादा मूल्यवान लगता था जो एक बार वो शाबाश बोल देते थे। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते हैं कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। सतगुरु का मतलब सतगुरु यही है कि उनके डर से ही इंसान प्रेम जागता है। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती। लेखक ने ऐसा बताया। यहाँ तक क्लियर? हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। अब लेखक ने क्या बताया है कि हर साल जब नई क्लास में जाते थे तो मुझे पुरानी पुस्तक मिलती थी। और वो पुरानी पुस्तक कहाँ से मिलती थी? जो इनके प्रिंसिपल हेडमास्टर हैं वो किसी बच्चे के यहाँ ट्यूशन पढ़ाया करते थे और वहीं से इनको पुरानी किताबें मिल जाती थी। इसकी वजह से ही उनकी पढ़ाई यहाँ तक यानी लेखक की पढ़ाई यहाँ तक हो पाई। उन्होंने सीधा लिखा है कि अगर वो बुक नहीं मिलती तो शायद मेरी पढ़ाई नहीं होती। हाँ, हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वह धनाढ्य लोग थे। धनाढ्य मतलब धनी लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। लेखक ऐसा लिख रहे हैं। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती थी। नई किताबें लाने में कितना पैसा लगता था? सिर्फ 1-2 रुपए, लेकिन शायद वो भी नहीं होता, आ जाया करती। तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी-चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। लेखक ने क्या बताया कि 7 साल मैंने पढ़ाई की, उससे एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि मुझे किताबें खरीदनी नहीं पड़ती थी, वो मुझे फ्री में मिल जाती थी, नहीं तो पहले ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपए की 1 मन मतलब 40 सेर। सेर मतलब किलो। गंदम का मतलब होता है गेहूं। ठीक है, तो 2 रुपए की 1 मन गंदम इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे तो परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा। अब लेखक ने क्या बताया कि हमारे 2 परिवार में से मैं एक लड़का था जो स्कूल जाने लगा। यहाँ तक क्लियर अनिका? चलो ओके, आगे देखो बेटा। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु
जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किलें, पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय भी कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। मतलब लेखक ने क्या बताया कि जो मास्टर थे उनके मारपीट का डर ही था, जिसकी वजह से जो कि मन में बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे। अभी क्या होता है कि नई दूसरी क्लास में जाते हैं, सारे टीचर नए नहीं होते, कुछ नए होते हैं और कुछ पुराने होते हैं। वही लेखक ने पहले बताया है कि तब सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल युवा होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हर पल मौला हो गए। हर पल मौला मतलब जैसे हमें समझ आ गया। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते, मतलब बुरी तरह मारने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट के 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्तों के दोनों जो अलियार की झाड़ थे, उसकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। मतलब कॉपी किताब ही नहीं, क्लास ही नहीं, वो जो अलियार के थे उसकी महक जो है वो भी मन को उदास कर देती थी। क्या कि अब स्कूल जाना पड़ेगा, उसकी महक आएगी, ऐसा कर। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। अब वो 1-2 कारण क्या था? स्काउट का ये होना, स्काउट जो सिखाया जा रहा था उसकी वजह से इन लोगों को स्कूल 1-2 कारण से जाना अच्छा भी लगने लगा। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज मुंह में ली विशल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों को ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। लेखक ने क्या बताया कि जब ऐसे कपड़े पहनकर और ये सब करके रहते थे और उसके बाद जब मार्च करते थे यानी लेफ्ट राइट अबाउट टर्न, ये प्रीतम चंद मास्टर बोलते थे, ये सब करने पर उनको क्या फील होता था जैसे वो विद्यार्थी नहीं बहुत बड़े फौजी जवान हैं। यहाँ तक समझ में आया? अनिका, शारण्या, यहाँ तक क्लियर? जी मैम। अनिका आपको भी? अनिका? हाँ मैम, क्लियर है। ओके, देखो दूसरे विश्व युद्ध का समय था। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं लेखक कि वो सब ऐसा करते समय उन लोगों को अपने को फौजी जवान जैसा महसूस करते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब यहाँ पर बताया गया कि पहले पेरेंट क्या होते थे, वो अपने बच्चों को फौज में नहीं जाने देना चाहते थे, यानी मिलिट्री में नहीं जाने देना चाहते थे। वो डरे रहते थे वहां जाएंगे चोट लगेगी, मार ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसके लिए जो थे वो लोग, अंग्रेज लोग, वो जाते थे लाने के लिए, मतलब एक ऐसा एक्ट कर मतलब ये करते थे, स्किप करते थे जिसको देखकर जो यंग बच्चे हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो और फिर वो उसमें जाने के लिए जिद करें अपने पेरेंट्स से। यहाँ पर देखिए दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नापा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईकेनाल में जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देशी रियासत में भी अंग्रेज की चलती। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ एक नौटंकी वाले भी हुआ करते। फिर रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। का एक गाना अभी भी याद है, मस्खरे
अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। क्या गाते थे? भर्ती हो जा रे रंग रंगून, मतलब यंग बच्चों के लिए कहा गया है। भर्ती हो जा रे, अठे मिले से उठे मिले देवो। यहाँ पर तुम्हें फटे पुराने चप्पल मिल रहे हैं और वहां पर क्या मिलेगा? वहां पर बूट मिलेगा। उठे मतलब वहां पर, अठे मतलब यहाँ पर। भर्ती हो जा रे रंग, हो जा रे रंग। अठे पहन से फटे पुराने, यहाँ पर तुम फटे पुराने पहन रहे हो, के मिलेंगे सूट और वहां पर तुमको सूट मिलेगा। हो जा रे, हो जा रे रंग, भर्ती हो जाओ, यानी तुम हमारे साथ में आ जाओ और वहां पर तुम्हें ये सारी चीजें मिलेगी जो यहाँ पर नहीं मिल रही। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया कर। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवान से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। यहाँ पर लेखक ने क्या बताया कि जो प्रीतम चंद है उनको कभी भी उन्होंने स्कूल के समय में हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। उनका ठिगना मतलब कम हाइट, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माथा की दांतों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंचों वाले लोग, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता, सभी कुछ डराने वाला था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती, जैसे टांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। टांगे का घोड़ा देखा है? हॉर्स देखा है? उसके नीचे, उसके पैर के नीचे वो लोहे का लगा रहता है ना, वो जब कूदते हैं तो वही आवाज आती है। तो वही इसमें लेखक ने लिखा कि उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती, जैसे टांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील लगे रहते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद के टखनों में कभी मोच तक नहीं आई। टखनों मतलब उनके पैर के घुटनों में कभी भी मोच नहीं आती। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अनिका एंड शारण्या, एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लो, अगर किसी को कुछ लग रहा है डाउट तो पूछ लो। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं नहीं मैम, स्टोरी तो सिंपल है। ठीक है, चलो फिर आगे देखो। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था। लेखक ने क्या लिखा कि मास्टर प्रीतम चंद से हमारा हम लोग का डरना तो स्वाभाविक था, मतलब वो ऐसे थे कि डरना ही था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं, लेखक क्या बताते हैं, हम सभी यानी जो मेरी उम्र के हैं, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे। जबानी मतलब ओरल, मौखिक सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। मास्टर गुस्सा हुए और उन्होंने चिल्लाकर बोला, सभी अपना कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े। मतलब समझ में आया क्या बन गए लोग? मुर्गा बन गए। मुर्गा का मतलब समझते? मुर्गा बनना, मुर्गा बनना पता है क्या होता है?
नाक के नीचे से हाथ निकालकर कान पकड़ते हैं। हाँ, तो उस तरह से उनने इन लोगों को मुर्गा बनने के लिए बोला। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। अब एक को मुर्गा बनाकर और पीठ ऊंची करने को बोलो तो क्या होता है, टांग दर्द होती है, पैर दर्द होता है लोगों का। तो इस तरह से बच्चे कैसे करेंगे, छोटे 4th 5th के बच्चे कितने बड़े होते हैं, उन लोगों का पैर दर्द हो रहा था। हाँ, पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते, मतलब वो जब ऐसा करते तो वो दर्द होता, वो ऐसे पकड़े पकड़े ही लुढ़क जाते, यानी गिर जाते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। लेखक क्या बताते हैं कि मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर आ गए थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कल्पाश से मिलने गए थे। कल्पाश नाम है, उनसे मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। अब वहां कल्पाश से मिलकर जब वापस आ रहे थे तो वो क्लास के सामने आए और उन्होंने क्लास में जो देखा, कक्षा में जो देखा वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद्र की उस बर्बरता को सहन ना कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। What are you doing? Is it the way to punish the student of 4th class? Stop it at once. ऐसा मतलब उन्होंने डांटा, उनको बोला, किसको, मास्टर प्रीतम चंद। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का यही ढंग है, इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। आपको पता है कि गुस्से में भी लोग कांपते हैं, ठंड से भी कांपते हैं, गुस्से से जब बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो भी लोग कांपते हैं। तो उस तरह से हेडमास्टर शर्मा जी गुस्से में कांपने लगे और वो अपने कमरे में चले गए। यहाँ तक चलो इतना और कर लेते हैं। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी, मुअत्तल करना मतलब निलंबित करना यानी सस्पेंड करना, करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहां हरजीलाल नाम के महकनामे तालीम मतलब कि शिक्षा विभाग से उनको जाकर परमिशन लेना पड़ेगा। महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। मतलब उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया और बोला कि पहले जाकर वहां से आदेश लेकर आओ, जब वहां से तुमको परमिशन मिलेगा तभी मैं तुमको स्कूल में मतलब रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने करके उनको भेज दिया। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर बेटा ये आगे का जो है ठीक लगाकर रख लो, शायद मैं भूल जाऊं तो आप लोग क्या करना, मुझे याद दिलाना। नेक्स्ट लेक्चर ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो टाइम बचेगा तो नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? अभी आज के लिए जो होमवर्क दिया गया है 4 और 5 क्वेश्चन कितना दिया है, 4 या 5 क्वेश्चन कितने दिए हैं मैम? मैंने तो 4 मार्क्स 4। तो वो चारों आप होमवर्क में कर लेना। और जैसा कि मैंने बताया इस बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपके चैप्टर से आएगा, वो कहीं और से नहीं पूछेंगे, उसी चैप्टर से पूछेंगे, लेकिन आपके अपने शब्दों में उसके बारे में आप क्या समझते हो, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या महसूस करते हो, मतलब ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको स्टोरी से ही आंसर लिखना है, अपने मन की कहीं और की कहानी नहीं लिखना। क्लियर? शारण्या, अनिका समझ आया? हाँ,
तो आज वो वाले चैप्टर को कंप्लीट किया गया, उसका क्वेश्चन आंसर होमवर्क में करना। इसको नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाकी जो होगा वो आगे का देखेंगे। ठीक, ओके जी मैम। बाय। कोई भी एब्सेंट मत होना, जो एब्सेंट हो रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एब्सेंट मत होना जब तक आपका पोर्शन नहीं कंप्लीट हो रहा है। ओके मैम मैं एक्स्ट्रा क्लासेस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? बेटा, आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो पढ़ा हुआ है आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कर सकते हो, बाकी तो अपना ये चल ही रहा है। ठीक है मैम, या फिर आपने लोग क्या है वो आप मैम से पूछ के अपना जो भी है डिस्कस करके आप देख लो। हाँ ठीक है मैम। ओके बेटा, चलो बाय। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय बाय बाय। बाय।